यूनानी देवमाला में नार्सिसिस एक ऐसा शख्स था जिसे पानी में अपनी ही अक्स से मोहब्बत हो गई थी। उसे ये बद्दुआ मिली थी कि वो सिर्फ एक ऐसी मोहब्बत का तजुर्बा करेगा जो कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। इसका नतीजा क्या निकला? वो हमेशा अंदर से खाली रहा। ये कहानी बहुत बेहतरीन अंदाज में बताती है कि नार्सिसियत असल में खुद पसंदी का एक ना खत्म होने वाला खोखला दायरा है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक अहम फर्क समझना बहुत जरूरी है। साइको एनालिस्ट हाइंस कोहुट के मुताबिक बचपन में तारीफ पाने की ख्वाहिश एक बिल्कुल नॉर्मल और सेहतमंदाना बात है। सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आप सबका रेन 786 चैनल पर। रेन 786 पर आपको वेलकम कहते हैं। इस चैनल पर हम ज़िनी बीमारियों के बारे में बात करते हैं। आओ उसका इलाज बताते हैं। आज के इस तज्जिये में हम एक ऐसे लफ्ज की गहराई में जाएंगे जो आजकल इंटरनेट पर हर जगह गूंज रहा है, नार्गिसियत यानी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हम इसकी तिब्बी हकीकत को पॉप कल्चर की उन सनसनीखेज बातों से अलग करके समझेंगे जो आजकल हर दूसरी पोस्ट में बेतहाशा नजर आती हैं। सोशल मीडिया पर आजकल हर मुश्किल रिश्ते या परेशान करने वाले रवैये को फौरन नार्सिसिस्ट का लेबल दे दिया जाता है ना? एल्गोरिथम भी ऐसी बातों को खूब फरोग देते हैं जो ये साबित करें कि कोई मुश्किल साथी बस मुकम्मल तौर पर टॉक्सिक है। लेकिन यहाँ माहिर नफ्सियात फिग्स ओ सलेवन का ये इक्तबास बड़ा अहम है कि इंटरनेट ने इस लफ्ज़ को रिलेशनशिप साइकोलॉजी का सबसे ज़्यादा और गलत इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ बना दिया है। हकीकत दरअसल इससे काफ़ी मुख्तलिफ और पेचीदा है। इस लफ्ज़ की असल कहानी बड़ी दिलचस्प है। यूनानी देवमाला में नार्सिसिस एक ऐसा शख्स था जिसे पानी में अपनी ही अक्स से मोहब्बत हो गई थी। उसे ये बद्दुआ मिली थी कि वो सिर्फ एक ऐसी मोहब्बत का तजुर्बा करेगा जो कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। इसका नतीजा क्या निकला? वो हमेशा अंदर से खाली रहा। ये कहानी बहुत बेहतरीन अंदाज में बताती है कि नार्सिसियत असल में खुद पसंदी का एक ना खत्म होने वाला खोखला दायरा है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक अहम फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। साइको एनालिस्ट हाइंस कोहुट के मुताबिक बचपन में तारीफ पाने की ख्वाहिश एक बिल्कुल नॉर्मल और सेहतमंदाना बात है। ये हमदर्दी और खुद एतमादी पैदा करती है। मसला तब होता है जब बचपन में वालिदैन की तरफ से हमदर्दी ना मिले या जज्बाती ज़रूरियात पूरी ना हो, तो ये पैथोलॉजिकल यानी गैर मामूली नर्गिसियत में बदल जाता है। फिर इंसान बड़ा होने के बाद भी हर वक्त बच्चों की तरह ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ और तवज्जो मांगता रहता है। अब ज़रा इस नंबर पर गौर करें, सिर्फ 1.6%। इंटरनेट का मवाद देखकर तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया का हर दूसरा इंसान इस मर्ज का शिकार है। लेकिन तिब्बी हकीकत यह है कि असली और खालिस क्लिनिकल नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की शरह इंतहाई कम है। यानी क्लिनिकल केसेस दरअसल बहुत ही नायाब होते हैं। और ये कोई हवा में की गई बात नहीं है, इसकी एक बाकायदा बायोलॉजिकल बुनियाद है। हार्ट साइंस ये बताती है कि जिन अफराद में वाकई क्लिनिकल NPD होता है उनके दिमाग की साख्त ही मुख्तलिफ होती है, खुसूसन उन हिस्सों में जो हमदर्दी और जज्बात को काबू में रखने के जिम्मेदार हैं। दिमाग के राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर की कमी वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। तो ये सिर्फ एक बुरा मूड या जिद नहीं है, बल्कि दिमाग की जिस्मानी तब्दीली का नतीजा है। नफ्सियात की बुनियादी तशखीसी किताब DSM-5 इस मर्ज की कुछ सख्त शराइत बयान करती हैं। इनमें हद से ज़्यादा अपने अहमियत का एहसास, हर वक्त तारीफ़ की भूख, हमदर्दी का बिल्कुल ना होना और अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का इस्तेहसाल करना शामिल है। और याद रखने की बात यह है कि ये कोई अचानक आया हुआ गुस्सा या आर्जी मूड नहीं है, बल्कि ये दुनिया के साथ चलने का एक मुस्तकिल और इंतहाई पुख्ता नमूना है। तो अब इस तज्जिये के एक इंतहाई अहम हिस्से की तरफ आते हैं। असल क्लिनिकल मर्ज और सिर्फ खुद को बचाने वाली दिफाई हिकमत अमली के दरमियान आखिर फ़र्क क्या है? इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हकीकी नार्गिसियत में हमदर्दी सिर्फ एक दिखावा होती है, जबकि दिफाई हिकमत अमली में हमदर्दी मौजूद तो होती है, लेकिन झगड़े के वक्त खौफ के बायस पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है। इसी तरह बहस के दौरान आंखें चुराना या अचानक शर्म दिलाकर चुप करवाना कोई गुरूर नहीं, बल्कि यह आसाबी निज़ाम का एक बायोलॉजिकल पैनिक रिस्पॉन्स होता है। इंसान उस वक्त सिर्फ अपना दिफा कर रहा होता है, किसी का इस्तेहसाल नहीं। चलिए अब देखते हैं कि क्लिनिकल नार्सिसियत किस तरह दो मुख्तलिफ शक्लों में सामने आती है। एक तरफ ग्रैंडियोज यानी अजीम और शान नर्गिसियत है। ऐसे लोग गलबा पाने वाले, जारिहाना और दूसरों से मुकम्मल फर्मा बरदारी चाहते हैं। इनके नज़दीक अहमियत सिर्फ कारकर्दगी की होती है। और दूसरी तरफ वल्नरेबल यानी हसास नर्गिसियत है। ये बेहद इनसिक्योर और हसास होते हैं और एहसास जुर्म दिलाकर मैनिपुलेट करते हैं। ये दोनों अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ लगते हैं, लेकिन असल में एक ही जहनियत की दो शक्लें हैं।
जब ऐसे अफराद वालिदैन बनते हैं तो इनकी जहनियत का बच्चों की परवरिश पर इंतहाई गहरा और तबाहकुन असर पड़ता है। इस माहौल में पलने वाले बच्चे अक्सर जज्बाती तौर पर गैर मुस्तहकम और डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए मुस्तकबिल में महफूज रिश्ते कायम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये दरअसल एक ऐसी जंजीर है जो नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती जाती है। तब सवाल ये पैदा होता है कि इन परेशानियों से निपटा कैसे जाए। आइए हुदूद तय करने और इलाज के तहकीक शुदा तरीकों पर बात करते हैं। यहाँ एक हकीकत समझना बहुत ज़रूरी है। इस मर्ज को ठीक करने की कोई जादू की गोली या दवाई नहीं है। इसका वाहिद और बुनियादी इलाज साइकोथेरेपी यानी बातचीत का इलाज है। थेरेपी के ज़रिए ही मरीज़ अपनी जिम्मेदारी कबूल करना, जज्बात को संभालना और नाकामी या तनकीद को बर्दाश्त करना सीख सकते हैं। मसला सिर्फ ये है कि इस मर्ज़ की नौयत ही कुछ ऐसी है कि लोग इलाज के ख़िलाफ़ शदीद मुज़ाहमत करते हैं। अगर ज़िंदगी में किसी हकीकी और क्लिनिकल नार्सिसिस्ट का सामना हो तो वहाँ जज्बाती हुदूद काम नहीं आती। हुदूद को अमली यानी बिहेवियरल रखना पड़ता है। ऐसे अफराद को हर वक्त तमाशाइयों की ज़रूरत होती है, तो हमेशा अकेले में बात होनी चाहिए ताकि इनकी परफॉर्मेंस बंद हो सके। और सबसे अहम उसूल, कभी भी जेड नहीं करना चाहिए, यानी जस्टिफाई, आर्ग्यू, डिफेंड या एक्सप्लेन बिल्कुल ना करें। बस अपनी हद तय करना और खामोश हो जाना ज़रूरी है। और हाँ, उनकी गैस लाइटिंग से हिफाजत के लिए हर चीज़ लिखकर महफूज रखी जानी चाहिए। लेकिन अगर इस रिश्ते में बच्चे भी शामिल हों तो मामला और ज़्यादा हसास हो जाता है। यहाँ आम रिवायती को पेरेंटिंग के बजाय पैरेलल पेरेंटिंग की मशक करनी पड़ती है, जिसका मतलब है कि राब्ता कम से कम और मखसूस ऐप्स के ज़रिए सिर्फ तहरीरी शक्ल में हो। परवरिश का मंसूबा इस कदर सख्त और तफसीली होना चाहिए कि सामने वाले को किसी किस्म के जोड़ तोड़ की गुंजाइश ही न मिले। इस सब का मकसद सिर्फ और सिर्फ बच्चों की जहनी हकीकत को महफूज रखना होता है। अब एक बेहतरीन तरीका आता है ड्रॉब्रिज यानी किले के दरवाजे वाले पुल का तस्वुर। ये उन लोगों के लिए है जो क्लिनिकी तौर पर नार्सिसिस्ट तो नहीं है, लेकिन दिफाई हिकमत अमली ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। उनके सामने एक पक्की दीवार खड़ी करने के बजाय एक लचकदार पुल बनाया जाता है। जब ज़रूरत हो अपनी हिफाजत के लिए पुल उठा लिया जाए, लेकिन जब ताल्लुक़ को बहाल करना हो तो उस पुल को नीचे लाने का रास्ता भी खुला रहे। तो इस तज्ज़िये के आखिर में एक बहुत ही गौरतलब सवाल उभर कर सामने आता है, क्या हम वाकई रिश्तों के इस पेचीदा निज़ाम और नफ्सियात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मुआशरे को सिर्फ किसी न किसी को विलन बनाने की जल्दबाजी है? लफ्ज़ नार्सिसिस्ट को इस कदर आम कर देना कहीं हमें हकीकी नफ्सियाती समझ और शिफा के रास्ते से दूर तो नहीं कर रहा? ये वो अहम सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो रीन 76 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मालूमात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। रीन 786 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ बिल्कुल, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सपोर्ट करें और मजीद कंटेंट देखें।